टॉपिक नोट किया मैंने, डाइलेक्ट्रिक एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो मैं आपको बता दूं कि जितना भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ सारा आपके एकेडमिक्स में भी कॉम्पिटिशन में भी है, ठीक है, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हाँ भी उसमें आएगा, ये मैं पाएगा आगे करेंट सिटी वगैरह में, है ना। तो देखिए भाई, डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर में रखने से क्या होता था बताओ मुझे। बहुत छोटी मोटी बातें हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, जब डाइलेक्ट्रिक को आप कैपेसिटर में रखते थे उससे क्या होता था। डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती थी, आपको याद है। अगर आप डाइलेक्ट्रिक को, है ना, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक को रख दिया, तो डाइलेक्ट्रिक क्या काम करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करता था। सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो जाती है, क्यों। सबको पता है कि अगर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और मैं वहां पे एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को लाकर रख दूं, तो उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो के टाइम्स कम हो जाती है, ई बाई के। ये बात आप सबको पता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस करती है देवांशी, पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस करता है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस कर गया तो आप उसको और चार्ज दे सकते हो, तो आपका पोटेंशियल, आपका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। मेन कहानी ये होती है, डाइलेक्ट्रिक को रखने का जो पर्पस होता है ये होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी बातें बन जाती हैं, और जब लोग सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो पॉइंट है, लिखिए आप, इंड्यूस चार्ज इन डाइलेक्ट्रिक, इंड्यूस्ड चार्ज इन डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं आपको फिर बता रहा हूं, कुछ नहीं पढ़ाया भाई, कुछ नहीं पढ़ाया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कहीं स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है, स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, मैंने यहां पे डाइलेक्ट्रिक रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, इसके अंदर फील्ड आएगी ई बाई के, ठीक है। क्यों कम होती है आपको पता है, क्यों कम होती है फील्ड, क्योंकि आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है डाइपोल। बहुत सारे डाइपोल्स होते हैं, और मैंने आपको बताया डाइपोल्स अलाइन हो जाते हैं सारे के सारे, है ना। उसकी एक साइड पे इधर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। बता चुका मैं आपको पॉइंट, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक अपोजिट डायरेक्शन में उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, जिसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट फील्ड क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट फील्ड कम हो जाती है। कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक में डिफरेंस क्या है बताओ आप। डिफरेंस इतना है कि कंडक्टर के अंदर जो पोलराइज होकर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, जो कंडक्टर के अंदर पोलराइज होकर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, वो एग्जैक्टली एक्सटर्नल फील्ड के बराबर होती है। तो अगर वो एक्सटर्नल फील्ड के बराबर होती है, इसलिए कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड जीरो हो जाती है, क्योंकि कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितनी नीड होती है उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स भाग के अपने अंदर नेट फील्ड को जीरो कर लेते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर में आप समझ गए ना कि दो फील्ड होती हैं, एक एक्सटर्नल और इंटरनल, मतलब एक एक्सटर्नल और एक इंड्यूस्ड, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होती है, नेट फील्ड जीरो होती है। कंडक्टर का एक हल्का सा केस जो होता है वो कैपेसिटेंस में उसमें होता है, डाइलेक्ट्रिक में, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक में जो चार्जेस है बाउंडेड होते हैं, जो डायपोल्स होता है उसका चार्ज फ्री नहीं होता है, वो चार्ज बाउंडेड होता है, इसलिए वो इतनी स्ट्रेंथ का नहीं आ पाता है जितनी स्ट्रेंथ का चार्ज किसमें डेवलप होता है, कंडक्टर में। कंडक्टर में सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, और आपको पता है डायपोल में शिफ्टिंग होती है ना, जो बीच में चार्ज की शेयरिंग होती है वो एक तरफ टिल्टेड होती है, इस वजह से चार्ज आता है, इसको पार्शियल चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी एक कहानी होती है कि एक साइड आपकी क्या होगी, अगर आप भूल गए तो मैंने आपको प्रॉपर ऐसे बताया था कि अगर आपकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितने डायपोल्स होंगे सारे सीधे हो जाएंगे, प्लस पे इधर फोर्स लगेगा, माइनस पे इधर लगेगा, ऐसे ऐसे आपके डायपोल्स सारे लाइन हो जाते हैं, माइनस प्लस नहीं, अच्छे पार्शियल चार्ज समथिंग डिफरेंट यार, पार्शियल चार्ज एंड इंड्यूस्ड चार्ज में दोनों बातें अलग अलग है ना। अभी आते हैं, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना। तो
अंदर वाले सारे चार्जेस कैंसिल हो जाते हैं इफेक्टिवली, और ये जो साइड है ये आपकी नेगेटिव हो जाती है, ये पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, अगर मैं इस सबको हटा दूं और फाइनल में दिखाऊं तो मैं ये दिखाऊंगा कि डायपोल अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डायरेक्टली भरा हुआ है तो दिस साइड इज इफेक्टिवली नेगेटिवली चार्ज्ड एंड दिस साइड इज इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज, लेकिन वो इतना स्ट्रेंथ का चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ये कहानी होती है हमारी इसमें डायपोल में। अब देखो भाई, अब देखते हैं इंड्यूस चार्ज की कहानी क्या होती है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं, ठीक है, और यहां पे एक स्लैब रखती है। ठीक है, प्लस सिग्मा सरफेस चार्जेस की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट है, दिस माइनस सिग्मा। ठीक है, अब आप ये बताओ डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा। डाइलेक्ट्रिक में जो ये साइड है वो सारा नेगेटिव चार्ज, जो पार्शियल चार्ज होता है वो सारा यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, एंड हियर यू विल गेट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दिस इज माइनस सिग्मा डैश, और इस पे जो आया है प्लस सिग्मा डैश। ठीक है, अब आप सब लोग मुझे बताइए, मैं आपको बोल चुका हूं कि आपको रखना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक नहीं है, हाँ डाइलेक्ट्रिक नहीं है, डाइलेक्ट्रिक नहीं है। हाँ अभी तान्या मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड रट लो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। ये आपको रटा होना चाहिए डायरेक्टली। कैसे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, बिल्कुल आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। एक पॉजिटिव प्लेट होती है, पॉजिटिव प्लेट की फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत सारे क्वेश्चन है इस पे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इस पॉजिटिव की फील्ड आएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इस नेगेटिव की फील्ड उसके टुवर्ड्स आएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और मिला के दोनों फील्ड कितनी होती है, मिला के दोनों होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब एक बात कहो मुझे, अब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैपेसिटर के अंदर, उसके अंदर मैंने एक डाइलेक्ट्रिक ला के रख दिया। तो अब मुझे बताओ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। यार जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो मेरे पास फील्ड थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही आंसर। जब मैं डाइलेक्ट्रिक को ला के रखूंगा तो जो उसके अंदर फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। तो लिखिए सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक स्लैब, बिल्कुल लिखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये कम क्यों हो गई आपको पता है ना, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के अंदर दो फील्ड है। बताइए डाइलेक्ट्रिक में कौन कौन सी फील्ड है। दिस एक्सटर्नल फील्ड EXT, दिस इज एक्सटर्नल फील्ड जो मैंने कैपेसिटर की प्लेट से अप्लाई किया, दिस एक्सटर्नल फील्ड। और आप सबको पता है कि यहां पे पार्शियल चार्ज आया हुआ है, इस पार्शियल चार्ज की वजह से एक फील्ड होगी प्लस से माइनस, एंड दिस फील्ड इज EP। EP मींस फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। अब मुझे कौन बताएगा कि व्हाट विल बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। एक तो हमारी एक्सटर्नल फील्ड है और उसके अलावा एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक उल्टी फील्ड डेवलप हो गई है, तो नेट फील्ड कितनी हो जाएगी, E एक्सटर्नल माइनस EP। ठीक है, फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू E जो हमारा एक्सटर्नल फील्ड है एंड माइनस जो हमारी पोलराइज्ड फील्ड है। बिल्कुल ठीक है सत्यम। आई गेस ये बात सबको समझ में आ रही है।
ई एक्सटर्नल माइनस ईपी जो है वो हमारी नेट फील्ड है। नोट करिए, मैं इसको रब करने वाला हूं। ई एक्सटर्नल माइनस का साइन लगा है एंड दिस इज ईपी, पोलराइजेशन की फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड से पोलराइजेशन की फील्ड को आप माइनस करोगे तो यू विल गेट नेट फील्ड। ठीक है, अब आप सोचिए, अच्छा मैंने रब कर दिया, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा माइनस सिग्मा डैश प्लस सिग्मा डैश। ठीक है, ठीक है सब देखो, तो नेट फील्ड आप सबको पता है, दिस इज नेट फील्ड सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज एक्सटर्नल फील्ड? भाई एक्सटर्नल फील्ड किसकी वजह से बताओ? जो आपका कैपेसिटर है उसकी वजह से एक्सटर्नल फील्ड है। ठीक है मैत्री, तो जो एक्सटर्नल फील्ड है वो हमारी कितनी है? एक्सटर्नल फील्ड मतलब जो कैपेसिटर की वजह से फील्ड है, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। समझते नहीं? कोई कंफ्यूजन हो बताना मुझे ना। भाई अमन पूछ रहे हैं कि सर ये बताओ, क्या जो फील्ड ऑफ पोलराइजेशन है वो एक्सटर्नल फील्ड के बराबर या उससे ज्यादा हो सकती? नहीं भाई, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगी, हमेशा उससे कम रहेगी। इतना स्ट्रॉन्ग चार्ज नहीं होता है डायपोल के पास। डायपोल में चार्ज बाउंडेड होता है ना, बहुत छोटे क्वांटिटी में चार्ज होता है, इतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड हो ही नहीं पाएगी। हाँ कंडक्टर में होता है, मैंने आपको बोला ना कि डाइलेक्ट्रिक का जो एक्सट्रीम केस है, इस बात को ध्यान रखना कि डाइलेक्ट्रिक का जो एक्सट्रीम केस होता है वो कंडक्टर होता है। कंडक्टर के पास अबंडेंट चार्ज होता है, तो वो पता क्या करता है, जितनी आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हो ना, एग्जैक्टली उतनी फील्ड डेवलप करता है। बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ नहीं, ई नेट नहीं, ये एक्सटर्नल हो गया, ये हमारा ई नेट है। अब बताओ मुझे ईपी, ईपी कौन बताएगा? फील्ड ऑफ पोलराइजेशन। ये बताओ फील्ड ऑफ पोलराइजेशन क्यों आ रही है? बताओ मुझे, फील्ड ऑफ पोलराइजेशन के लिए कौन सा चार्ज रिस्पॉन्सिबल है? सिग्मा डैश वाला चार्ज रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल, सबको बात समझ में आ रही है कि जो हमारी फील्ड ऑफ पोलराइजेशन है वो कहां से डेवलप हुई है? अरे भाई ये तो चार्जेस आ गए ना, ये चार्जेस, इनकी फील्ड ही तो ईपी है। चलो देखते हैं, सब हटा रहा हूं मैं, सिर्फ मैं डायरेक्ट्रिक बना रहा हूं। अब मैं सिर्फ डायरेक्ट्रिक बना रहा हूं, ये डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, मुझे ये बताइए, डाइलेक्ट्रिक के इस पे जो चार्ज था, इस वाले सरफेस पे माइनस सिग्मा डैश, इस सरफेस पे प्लस सिग्मा डैश। अब मुझे कौन बताएगा कि यहां पे नेट फील्ड कितनी है? कौन बताएगा मुझे? अरे भाई बिल्कुल सही सक्षम, आपने सही आंसर दिया है। मैथ्री बिल्कुल सही आंसर दिया है। 2 बच्चे आंसर देंगे मुझे, बाकी कोई नहीं बताएगा। इतना आसान सा क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हो आप तो सत्यम ठीक है। नहीं अर्चित, इन टर्म्स ऑफ सिग्मा डैश, यार सिग्मा डैश है। अच्छा बताओ, ये बताओ, ये चार्ज एक सरफेस पे है, आप सबको पता है कि अगर चार्ज एक सरफेस पे होता है तो उसकी फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। पता है ना सबको कि अगर चार्ज एक सरफेस पे है तो उसकी फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत से बच्चे आंसर नहीं दे पाए मुझे, कुछ लोगों ने आंसर दे भी दिया है। तो इसकी फील्ड किधर होगी? इस पॉजिटिव की, इधर होगी इस तरफ अवे। कितनी होगी? सिग्मा डैश बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं इस पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, इसकी फील्ड अवे होगी। ये नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पे फील्ड आएगी, वो इसके टुवर्ड्स आएगी और इतनी आएगी एग्जैक्टली सेम। मैं एक एरो और बना रहा हूं, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज फील्ड इज टुवर्ड्स, और कितनी होगी? इतनी होगी। अरे कैपेसिटर वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, सीधे बोल देते हैं आप लोग, क्या दिक्कत? कितनी होगी फील्ड? दिस इज सिग्मा डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ रही है सभी को कि जो इंड्यूस चार्जेस हैं, है ना, इनकी जो फील्ड है उसको मैं बोल रहा हूं फील्ड ऑफ पोलराइजेशन, और वो कितनी आ गई? वो आ गया आपकी सिग्मा डैश बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करने के बाद। तो आप डायरेक्टली बोल सकते थे कि सर ये तो कैपेसिटर जैसा ही हो गया, जैसे कैपेसिटर में इधर प्लस सिग्मा इधर माइनस सिग्मा था, तो फील्ड आई थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पे
प्लस सिग्मा डैश, यहां पे माइनस सिग्मा डैश, तो जो फील्ड हो गई नहीं सकते हम, अब के नहीं आएगा, समझो ना, पोलराइजेशन की फील्ड में के थोड़ा ना आएगा, सिर्फ पोलराइजेशन फील्ड नहीं है, यहां के नहीं आएगा, ये तो चार्ज पोलराइज हुआ उसकी फील्ड है। अब बात समझो ना, अब बात समझिए, एक एक्सटर्नल फील्ड है, सभी लोग बात समझे। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर यहां पे आपने क्यों नहीं लगाया, के नहीं लगाएंगे यहां पे यार, के किसमें लगाते हैं, जो एक्सटर्नल फील्ड होती है उसमें अपॉन में क्या आता है, दिस इज नॉट एक्सटर्नल फील्ड, दिस इज पोलराइज्ड फील्ड, समझे। तो अब बात समझो, आप यहां पे के नहीं लगेगा यार, ये पोलराइजेशन की फील्ड है। अब बात ये हो गई कि जो हमारी नेट फील्ड थी वो थी E external minus EP. What is net field? Sigma by K epsilon naught. What is external field? Sigma by epsilon naught. And what is field of polarization? तो यहां पे आप K यूज नहीं करेंगे, फील्ड ऑफ पोलराइजेशन में आप K यूज नहीं करेंगे। ये बताओ आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज नेट फील्ड, दिस इज एक्सटर्नल फील्ड एंड माइनस दिस इज फील्ड ऑफ पोलराइजेशन। यहां से आपको पता चलेगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के। ये हमें फॉर्मूला ड्राइव करना था कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब होता है ना, उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, दिस सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के। सिग्मा डैश को मैं अगर लिख सकता हूं क्यू डैश बाई ए, सिग्मा को मैं लिख सकता हूं क्यू बाई ए। सिग्मा डैश क्या है, चार्ज अपॉन एरिया, पता चलेगा आपको क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू ये आ गया हमारा, दिस इज इंड्यूस्ड चार्ज। बात समझ रहे आपको। अब किसी को डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो, इफ यू हैव एनी डाउट। अच्छा, अगर यहां पे अगर मैं कंडक्टिंग स्लैब रखता तो आप सबको पता है, क्या पता है कंडक्टर का के कितना होता है, नहीं बताओगे, इनफाइनाइट होता ना यार कंडक्टर का के, तो कितना आता बताओ, बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट आता था, समझे, इनफाइनाइट होता है। तो इन केस ऑफ कंडक्टिंग स्लैब, अगर हमारे पास कंडक्टिंग स्लैब होती तो अगर यहां पे प्लस क्यू चार्ज है और यहां पे माइनस क्यू चार्ज, तो स्लैब है तो आप बीच में कंडक्टिंग स्लैब होगी, तो यहां पे बाहर आता है चार्ज, दिस माइनस क्यू एंड दिस बिल्कुल बराबर, समझे। तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया इंड्यूस चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक। एक बार आपको बहुत ढंग से अपने आप पढ़ना पड़ेगा, बहुत छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं है। एक बात तो ये होगी, ठीक है। अब जो मैं अगला पॉइंट बोल रहा हूं है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी एंड ऑल्सो इन चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, है ना, समझते हैं उसको। लिखिए आप, फिर से लिखिए, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑन कैपेसिटर, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट है इसमें, कोई फॉर्मूला नहीं आने वाला है, ठीक है। समझते हैं कि डाइलेक्ट्रिक को डालने पे क्या क्या होता है। बहुत ढंग से बनाया, कोई डाउट हो तो क्लियर कर देना, ठीक। अब एक आपके पास कैपेसिटर है और इसको आपने एक बैटरी लगा के चार्ज कर दिया, 3 वोल्ट की बैटरी, सी इसका कैपेसिटेंस है। आप सबको पता है कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू बाई वी होता है। अभी बता रहे इसे,
तो Q इज सी, ठीक है, Q इज सी, तो यहां पे कितना चार्ज आएगा, इस साइड में प्लस सी भी आ जाएगा, और यहां पे माइनस सी आ जाएगा, ठीक है। बैटरी का चार्ज पूरे सर्कल में घूमता है, पता है, तो यहां से ऐसे प्लस क्यू जाता है, समझाने के बहुत तरीके, यहां से प्लस क्यू गया और पूरा ग्राउंड लगाता है, तो यहां से प्लस क्यू नीचे आ गया, समझे, ऐसे पूरा ग्राउंड चलता है, तो यहां प्लस क्यू गया तो इसका पॉजिटिव हो गया, यहां से प्लस क्यू इस टर्मिनल में चला गया तो ये माइनस हो गया, ठीक है। अब देखो क्या है, मैंने इसमें एक कैपेसिटर को चार्ज किया पहले, फिर मैंने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कैपेसिटर को चार्ज किया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद उसके अंदर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी। तो जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालोगे, है ना, तो उसमें हर क्वांटिटी में चेंज आ जाएगा। तो कैपेसिटर में क्या क्या चीज होती है, एक चार्ज होता है, एक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक एनर्जी होती है। अर्चित क्या पूछा आपने, स्लैब को एक कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर में एक स्लैब को डाल दिया हमने, ठीक है। जब कैपेसिटर बोला तो अर्चित, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑन कैपेसिटर, हेडिंग लिख लो आप, लिखवाई नहीं, मैंने आपको बोल दिया था, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑन कैपेसिटर, समझे। तो एक कैपेसिटर को लिखिए, अब उसमें केस वन लिखिए, उसमें दो केस बनते हैं, पहला केस लिखते हैं, लिखिए केस वन, कैपेसिटर इज चार्ज्ड, लिखिए कैपेसिटर इज चार्ज्ड देन डिस्कनेक्टेड, मतलब मैंने कैपेसिटर को चार्ज किया पहले, और चार्ज करने के बाद मैंने कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी से निकाल लिया मैंने, एंड देन स्लैब इज इंसर्टेड, ठीक है। कैपेसिटर इज चार्ज्ड विद द हेल्प ऑफ बैटरी, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, एक प्लेट पे प्लस आ चुका है, एक पे माइनस आ चुका है, कैपेसिटर चार्ज, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी हटा दी मैंने, एंड देन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड। तो अब देखते हैं कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, उसकी एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ चुके हैं, बोर्ड में भी, जेई में भी, नीट में भी, ठीक है, हर साल कहीं ना कहीं क्वेश्चन रहता है इस पे। तो देखो भाई, मैं इसको चार्ज कर दिया, बैटरी हटा दी, और इसके अंदर मैंने बैटरी स्लैब को कंप्लीटली फिल कर दिया पूरे में। अब मैं देखो फिगर में तो मैंने थोड़ा सा बनाया है ना, बट स्लैब पूरे में है, यहां से यहां तक। तो आप जो फिगर बनाओगे उसमें पूरे में दिखाओगे, पूरे में डायरेक्टली स्लैब फिल कर दी मैंने पूरे में, ठीक है। तो अब देखो भाई, सबसे पहले मुझे बताओ कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब आप सब लोग आंसर दे सकते हो। कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा कि अगर मैं पूरे में डायरेक्टली स्लैब लाके डाल दूं, इंक्रीज हो जाएगा, कितना इंक्रीज हो जाएगा, सक्षम ने सही बोला, के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, के टाइम्स भाई, के टाइम्स, बिल्कुल। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर आपने हेडिंग क्या बोली, तो हेडिंग मैंने ये बोली है, जिसने हेडिंग नोट नहीं की दोबारा नोट कर लो, कि डाइलेक्ट्रिक इज सॉरी ए कैपेसिटर इज चार्ज्ड विद द हेल्प ऑफ ए बैटरी, एंड बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड इनसाइड द कैपेसिटर which covers total volume, पूरे वॉल्यूम में हमने डायरेक्ट स्लैब को डाल दिया है। तो आप सबको पता है this is capacitance of air parallel plate capacitor when there is vacuum or air। अगर वैक्यूम है तो ये फॉर्मूला होता है, और अगर आप इसका स्लैब डाल दिए तो फॉर्मूला होता है A के एप्सिलॉन नॉट बाय टी। बिल्कुल रट लो, बिठा लो दिमाग में कि जैसे आप स्लैब डालोगे कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा, ठीक है।
एक आंसर तुम्हारा आ गया, क्या आंसर आ गया कि कैपेसिटेंस बिकम्स K टाइम्स, लिखे आप। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। अब बताओ चार्ज का क्या होगा, व्हाट अबाउट चार्ज। ये मेन चार्ज आपको समझ आ गया, तो आपको सब समझ आ गया। व्हाट अबाउट चार्ज, तुम्हारा डिस्कशन ये था कि भाई इस चार्ज का क्या होगा। 3-4 बच्चों ने जो सही आंसर दिया कि जो चार्ज होगा वो कांस्टेंट रहेगा, ना तो कहीं से आ सकता है ना कहीं जा सकता है। क्यों भाई, मैंने इसको बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, कैपेसिटर में डायरेक्ट डाल दिया, तो क्या इस प्लेट पे कहीं से चार्ज आएगा? इस प्लेट पे कहीं से जाएगा चार्ज? नहीं, आइसोलेटेड हो गया ना यार। तुमने क्या पढ़ रखा है कि आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है कंजर्व रहता है। चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं याद आ रही आपको? चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। ये कैसा सिस्टम बन गया? व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, तो कैपेसिटर हमारा आइसोलेटेड हो गया, तो आप स्लैब इंसर्ट करोगे, जितना इस पे प्लस क्यू है उतना ही रहेगा, जितना इस पे माइनस क्यू उतना ही रहेगा, ना तो कहीं से आ सकता है ना कहीं से वो जा सकता है। ठीक है, तो लिखिए आप चार्ज रिमेन सेम। और मुझे लगता है बाकी आंसर आप दे सकते हो, ठीक है, बाकी आंसर आप दे सकते हैं। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन पोटेंशियल। ताने बेटा बैटरी कनेक्ट थी, चार्ज आ गया, ठीक है, अब बैटरी को उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है, देवांश बिल्कुल सही आपने आंसर दिया। चार्ज आ चुका है, नाउ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। अब बताइए व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, तो हम उस टाइम के बाद की बात कर रहे हैं ना, कि बैटरी डिस्कनेक्ट करके आपने मुझे कैपेसिटर दिया, फिर मैंने उसमें डायरेक्ट डाला, तो मेरे लिए तो वो सिस्टम जो है आइसोलेटेड ही रहा ना। हाँ ठीक है, चलो पोटेंशियल डिक्रीजेस, बिल्कुल सही आपने बोला। अब जो पोटेंशियल होगा बिल्कुल क्यू डैश बाई सी डैश होगा, क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू एंड सी डैश इज इक्वल टू के सी। व्हाट इज क्यू बाई सी? ये कौन सा पोटेंशियल है क्यू बाई सी? जो हमारा क्यू बाई सी है ये पहले वाला पोटेंशियल है, पहले वाला पोटेंशियल है। तो आप देख सकते हो कि V डैश इज इक्वल टू V बाई के। समझ गया? तुम्हारा पोटेंशियल क्या होगा? K टाइम्स डिक्रीज हो गया। ठीक है, पोटेंशियल की बात हो गई, चार्ज की बात हो गई, कैपेसिटेंस की बात हो गई। नाउ कम टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सोचो आप सब लोग और मुझे आंसर दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, बताइए आप मुझे। बिल्कुल बिल्कुल देवांशी समझते हैं कि क्या होगा, इसको समझने के बहुत तरीके हैं। हाँ बिल्कुल कम हो जाएगी यार, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सबको पता है कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड E थी, है ना, पहले इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड E थी, मैं डायरेक्ट्रिक लाके रख दिया, तो आप सबको पता है डायरेक्ट्रिक, अगर किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड E थी, डायरेक्ट्रिक को लाके रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E बाई के। ऐसे समझा दो, एक तरीका ये होगा समझाने का। फिर आप कह सकते हो बिल्कुल बिल्कुल तान्या, E डैश इज E बाई के। ऑल्टरनेटिवली जब आपने पोटेंशियल निकाल लिया है और आपको पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, या उसको अज्यूम करते हैं, है ना, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V बाई डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज V बाई डी। अब D तो कांस्टेंट है, क्यों? ऐसे तो समझा सकते हो आप कि D इज कांस्टेंट और पोटेंशियल कितने टाइम्स कम हो चुका है, पोटेंशियल के टाइम्स कम हो चुका है। तो आपको बोल रहा था कि E इज इक्वल टू V बाई डी, है ना, E dash is equal to V dash upon D. What is V dash? V by K. This is E
ऐसे भी आप समझा सकते हो कि भाई ई बाई क्यू हो गया, ठीक है। दोनों तरीके इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाने के। नाउ कम टू एनर्जी। चलो एनर्जी के बारे में मुझे कौन बताएगा? एनर्जी के फॉर्मूले याद है तुमको भी? फॉर्मूले नहीं याद होंगे, कल क्लास में बताया तुमको। 3 फॉर्मूले होते हैं, अभी रट लो। हाफ सी वी स्क्वायर याद है, हाफ क्यू बी। भाई कल आपका पोटेंशियल टेस्ट भी है, याद है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कंबाइंड टेस्ट है कल, और आसान से टेस्ट होगा भी है, सभी को देना है। इतने फॉर्मूले हैं। नहीं तान्या, अगर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है ना, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है तो फिर हमें पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करके देन वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और अगर कांस्टेंट है सीधे v बाई डी कर दो। इतने सारे फॉर्मूले हैं, आपका जो फॉर्मूला अच्छा लग रहा हो वो फॉर्मूला उठा लो और मुझे बताओ कि कैपेसिटर की एनर्जी कितने टाइम्स हो गई। अभिषेक आंसर को बताओ कर। किसी भी फॉर्मूले से आप बता सकते हो मुझे, ठीक है। मैत्री सही बोला आपने, रिड्यूस बाई के, ठीक है सुखमन। चलो भाई, तो सुखमन ने आंसर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस बाई, सॉरी एनर्जी रिड्यूसेस बाई के, और बहुत से बच्चों ने आंसर दिया मुझे। तो देखो मैंने बोला बिल्कुल सही है, ठीक है, एनर्जी रिड्यूसेस बाई के टाइम्स। आसान सा है, कुछ नहीं, मैंने बोला किसी भी फॉर्मूले में पुट कर लो, किसी भी फॉर्मूले में। मुझे ये पता है कि इस केस में चार्ज कांस्टेंट रहता है और कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है। मैं ज्यादा पंगा नहीं लूंगा, मैं ये वाला फॉर्मूला उठा लूंगा, ठीक है। और मैं बोलूंगा चार्ज इज कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस के टाइम्स हो चुका है। तो अगर कैपेसिटेंस के टाइम्स होगा तो जो हमारी एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी? ये पहले की एनर्जी है, अब U डैश हो गई, C के प्लेस पे KC। तो आप देख सकते हो कि U डैश U अपॉन K, चलो ये U डैश हो गया। अगर किसी सिस्टम की अगर एनर्जी डिक्रीज हो जाए तो इसका क्या मतलब होता है? क्यों? मान लो कोई सिस्टम है और आप गए और आपने उसमें कुछ अपनी तरफ जाके कुछ वर्क कर दिया, है ना, तो मतलब सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है, उसका क्या मतलब होता है? बताओगे आप? चलो नहीं बेटा, वो तो एनर्जी डेंसिटी थी, वो तो एनर्जी डेंसिटी थी। सुनो मैं समझा रहा हूं, चलो सब सुनो। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, क्वेश्चन मिलेगा इस पे जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्वेश्चन ये बनेगा कि कैपेसिटर की एनर्जी डिक्रीज हो गई, हाफ फीट पे चली गई, आ सकते हैं, मैं बताया नहीं था मैंने वीडियो में। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो अभी इस पॉइंट पे आते हैं। और अमन अभी अभी एक्सप्लेन कर देता हूं, सुनो अभी आ जाएगा समझ, समझो आपकी कैपेसिटर है। देखो भाई कल वीडियो में मैंने ये नहीं बताया था कि जब हम उसको कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज करते हैं तो कैपेसिटर पे जितना बैटरी वर्क डन करती है उसका हाफ एनर्जी स्टोर होती है, बाकी हाफ हीट की फॉर्म में कनेक्टिंग वायर्स में लॉस हो जाती है। लिख लेना इसको, कल के वीडियो में जो किसी कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज करते हैं तो आधी एनर्जी उसमें स्टोर होती है और बैटरी का आधा वर्क डन हीट की फॉर्म में लॉस हो जाता है। शायद वो पॉइंट मिस कर गया था। खैर अभी देखो आप यहां क्या हो रहा है, प्लस माइनस कैपेसिटर की प्लेट है और मैं डायरेक्ट्रिक लेके आया, ठीक है, और मैं डायरेक्ट्रिक को हल्के से अंदर रखा है ऐसे। अब बताओ डायरेक्ट्रिक पे यहां पे कैसा चार्ज इंड्यूस होगा? अरे माइनस इंड्यूस हो जाएगा ना यार, अभी आपने पढ़ाना, अभी तो इतनी कहानी बताई आपको। और यहां पे कैसा इंड्यूस होगा? प्लस, ठीक है। अब मैं समझ रहे हो आपके क्वेश्चन का आंसर इसी में है।
प्लस माइनस हो गया। अब ये बताओ, अगर मैं यहां पे डायरेक्ट्रिक को हल्का सा छोड़ दूं तो डायरेक्ट्रिक का क्या होगा, सोचो आप। अरे कैपेसिटर उसको अंदर खींच लेगा यार अपने आप। आपको तो बस उसको थोड़ा उसके मुंह तक ले जाके रखना है केवल। ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, खींचेगा नहीं। ये इंड्यूस चार्ज है अर्चित, ये इंड्यूस चार्ज हो जो उस पे इंड्यूस चार्जेस आते हैं डायरेक्ट्रिक पे वो हैं, और इस माइनस को ये प्लस ऐसे खींच लेगा सर, क्या होगा बताओ। अरे तुम वहां से क्यों रहेगा, ये कैपेसिटर में जैसे तुम डायरेक्ट्रिक को रखोगे ना, हल्का सा इंसर्ट करोगे, कैपेसिटर अपने आप खींच लेगा उसको और एक्सेलरेट करा देगा। इसका एक्सेलरेशन भी निकालेंगे। हाँ नहीं सक्षम लोग खींच लेगा और उसका एक्सेलरेशन आएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। फोर्स का फॉर्मूला आता है, एक्सेलरेशन आता है, डिस्टेंस स्पीड के क्वेश्चन बनते हैं, काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी उन सब में बात नहीं करते हैं, वो हम अगली बार बात करेंगे कितना फोर्स आया क्या आया। अभी मैं आपको ये बोल रहा हूं, तो आपको तो अगर आप कैपेसिटर को छोड़ दोगे, अगर आप डायरेक्ट्रिक को छोड़ दोगे तो क्या होगा सोचो आप। तो डायरेक्ट्रिक की स्पीड बढ़ती जाएगी, क्या यहां रुक पाएगा। अरे क्या डायरेक्ट्रिक रुक पाएगा मुझे बताओ, नहीं रुक पाएगा ना यार, स्पीड गेन कर लेगा यहां पे पहुंचते पहुंचते, समझे। फिर ये भाग जाएगा आगे। हाँ अभी आते सकते हैं, मुझसे बातों पे आते हैं यार। अभी तो एसएचएम नहीं करेगा, नॉट एसएचएम ऑसिलेशन करता है, एसएचएम नहीं करता है। हाँ तो ये क्या होगा, यहां से सुनते जाओ आप, इसको खींचेगा अंदर भागेगा, रुकेगा नहीं यहाँ पे, रुकने का नहीं है, फिर बाहर निकल जाएगा। जैसे बाहर निकलेगा ये फिर उसको खींचेगा तो ये ऑसिलेट करने लगेगा, ये डायरेक्ट्रिक इसमें ऑसिलेट करने लगेगा। इसकी फ्रीक्वेंसी के सारे फॉर्मूले निकालेंगे, ठीक है। अभी मैं आप लोग बात कर रहे हैं कि होगा क्या। अब तुमको मैंने बोला कि यार तुम डायरेक्ट्रिक को ना इसके अंदर रख दो जाके यहाँ पे बस, तो तुमको क्या करना पड़ेगा बताओ। तुम डायरेक्ट्रिक को पकड़ के रखोगे नहीं रखोगे बताओ। तुमने डायरेक्ट्रिक को छोड़ा तो डायरेक्ट्रिक को कैपेसिटर खींच लेगा, तुम्हें उसको बस यहां तक ले जाकर रखना है। तो तुम क्या करोगे, तुम खड़े रहोगे, डायरेक्ट्रिक को पकड़ के रखोगे ऐसे, और उसको धीरे 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 जाने दोगे। ये बात समझ में आ रही है सभी को। तो बताओ तुम्हारा वर्णन कैसा हुआ। अरे तुम डायरेक्ट्रिक को पकड़ के खींच रहे हो यार पीछे की तरफ, रुको भाई रुको, तेजी से मत भागो, तुम्हारा फोर्स पीछे लग रहा है ना, और डायरेक्ट्रिक जा रहा है, डायरेक्ट्रिक आगे जा रहा है यार, तो तुम्हारा वर्णन नेगेटिव हो गया ना। अमन बात समझ में आ रही है, तुम्हारा वर्णन नेगेटिव हो गया। तो अगर तुमने किसी सिस्टम पे नेगेटिव वर्क कर दिया तो सिस्टम की एनर्जी कम नहीं हो जाएगी। तो जब तुमने नेगेटिव वर्क किया उसकी वजह से सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज कर गई। इसको लिख लो आप, ठीक है। When dielectric is slowly inserted inside capacitor, when dielectric is slowly inserted inside the capacitor, external agent has to do negative work. अब प्रॉपर लिख लेना, बाद में मेरे जगह पे छोड़ देना, इतना भी लिख लो, वो सब समझा के लिख देना कि इंड्यूस चार्जेस आ गए, फोर्स आएगा, उसको पकड़ के खींच के रखना पड़ेगा, ये सब कहानी अपने आप लिखना। मैंने आपको मेन बता दिया कि एक्सटर्नल एजेंट हैज टू डू सम नेगेटिव वर्क, दैट्स व्हाई एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इन सकते जे वगैरह में आ जाते हैं, समझे। अब अभी इसमें फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम पीरियड की बात मत करना, वो सब है इस पे डिस्कशन अच्छा खासा। फोर्स निकालने का भी फॉर्मूला होता है, उन सब पे डिस्कशन आ गया है, ठीक है। तो इसलिए सिस्टम की एनर्जी कम हो गई। ऑल्टरनेटिवली तुम ये भी कह सकते हो, अच्छा अगर कोई सिस्टम वर्क डन करते तब भी तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, क्यों। अगर कोई सिस्टम के अंदर एनर्जी है और वो अपनी एनर्जी को खर्च करके कुछ वर्क कर दे तो भी तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है ना यार, ये तो आपको पता ही होगा ना। तो अब सोचो कि व्हाट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ने कैसा वर्क किया। अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कहां लग रहा है, इस पे अंदर लग रहा है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी अंदर हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने पॉजिटिव वर्क किया, पॉजिटिव वर्क किया ना। कहां से एनर्जी मिली उसको, अरे भाई जो उसके अंदर एनर्जी बैठी थी उसी में से थोड़ी एनर्जी खर्च करके उसने स्लैब को अंदर खींचा। ऑल्टरनेटिवली ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, समझ में आपको बात। तो पूछता भाई एनर्जी का क्या हुआ, कैसे एनर्जी कम हो गई, क्या हो गया, तो आप बोलोगे
या जब डाइलेक्ट्रिक को खींचना पड़ेगा ना, तो डाइलेक्ट्रिक को खींचने में इसको वर्क करना पड़ेगा। किसको? कैपेसिटर को। कहां से वर्क करेगा? जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर थी उस एनर्जी को खर्च करके वो थोड़ा सा वर्क करेगा, ठीक है। इस वजह से इसकी पोटेंशियल डिक्रीज हो जाती है। नोट कर लेना। ऑल्टरनेटिवली potential energy of the capacitor decreases. Potential energy of capacitor decreases because capacitor has to do some positive work. Capacitor has to do some positive work in pulling the dielectric slab, inside capacitor. ठीक है, कैपेसिटर अंदर खींचने में उसको कुछ पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। और वर्क कहां से आएगा? वो वर्क कहां से मिलेगा? बाय कन्वर्टिंग इट्स पोटेंशियल एनर्जी इनटू वर्क। वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और ऐसे कहानी हो जाएगी। क्यों मैंने इतनी लंबी चौड़ी आपको बात बता दी? इसलिए क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आपको इस पर मिलेंगे, ठीक है। अभी आपको बात समझ में आ गई होगी, फिर आप उससे डाउट में नहीं पूछोगे, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा केस क्या था कि अब हमारे को केस 2 पे आते हैं। सब मैथ्री यही सब क्वेश्चन पूछ लेगा, एनर्जी डिक्रीज हुई तो क्यों डिक्रीज हुई, उसका रीजन बताओ। बंदे ने पॉजिटिव वर्क किया, बंदे ने नेगेटिव वर्क किया, हीट में चली गई एनर्जी, कहां चली गई, ये सब क्वेश्चन पूछ लेगा। तो हीट में थोड़ा ना गई है, तुम्हारी मसल्स में चली गई, तुमने जो वर्क किया वो लॉस हो गया, तुम पकड़ कर रखोगे ना डाइलेक्ट्रिक को, तुम थक जाओगे। तो अल्टीमेटली वो जो है एनर्जी तुमने ले ली, वो कैपेसिटर एनर्जी। चलो खैर, अगला केस 2 है। इसमें केस 2 में लिखो कि कैपेसिटर इज चार्ज्ड, कैपेसिटर ने चार्ज किया, बैटरी इज कनेक्टेड। इस बार बैटरी को हटाया नहीं है, ठीक है। कैपेसिटर इज चार्ज्ड कीपिंग बैटरी कनेक्टेड, बैटरी को कनेक्ट रखा और फिर हमने उसमें स्लैब को इंसर्ट कर दिया। बैटरी कनेक्टेड है, ये बैटरी का सिंबल है, ये कैपेसिटर है, ठीक है, कनेक्टेड है। और फिर आपने यहां पे लाके पूरे में स्लैब को फिल किया है, पूरे में स्लैब को आपने पूरे में फिल मारा है, ध्यान रखना। इसमें आधे आधे का क्वेश्चन आ जाता है, तो जब आप ये वाला करोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। चलो पहले मुझे बताओ कैपेसिटेंस के बारे में। व्हाट अबाउट न्यू कैपेसिटेंस? वही 4 चीजें डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, वोल्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप लोग सुन नहीं पा रहे हो, शायद डिस्कनेक्ट हो रहा है। अमन, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड inside the capacitor keeping battery connected with the system। बैटरी कनेक्टेड है और फिर हम इसमें स्लैब को ले जाकर डाल रहे हैं। भाई कैपेसिटेंस का आंसर नहीं दिया किसी ने यार? हाँ, कैपेसिटेंस बताया नहीं, नहीं सक्षम भाई। कैपेसिटेंस के टाइम्स नहीं हो जाएगा। कैपेसिटेंस में बैटरी से क्या मतलब यार? कैपेसिटेंस तो अपना क्या होता है, शेप पैरामीटर होता है, बताया था ना, इंडिपेंडेंट ऑफ बैटरी, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। अरे मेरे भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? कैपेसिटेंस जो होता है के टाइम्स हो जाएगा यार, बिल्कुल सही। बैटरी चार्ज में मतलब ही, आप उसका वो देखो ना, शेप पैरामीटर, ओरिएंटेशन में मैंने आपको बातें की थी। तो C इज A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब पूरे में आपने डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया है, डाइलेक्ट्रिक फिल करने पे जो कैपेसिटेंस होता है कि A एप्सिलॉन बाय D हो जाता है। तो C डैश इज इक्वल टू KC। ये आ गया हमारा कैपेसिटेंस, ठीक है। चलो नाउ टेल मी कि पोटेंशियल का क्या होगा। व्हाट अबाउट पोटेंशियल? क्लियर ना पॉइंट? जब बैटरी कनेक्टेड है तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस पहले था उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस बाद में रहेगा। सारे बच्चों ने आंसर ही दिया मुझे, ठीक है। बैटरी का काम होता है
एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना, इसलिए V डैश इज इक्वल टू V रहेगा। ठीक है, चलो हमने कैपेसिटेंस की बात कर ली, हमने वोल्टेज की बात कर ली, और हम सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। रीजन लिख लेना यार, बैटरी जो होती है वो सोर्स होता है किसका? बैटरी इज अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ। इस लाइन को लिखो, ये लाइन में बार बार बोलूंगा, इसलिए लाइन लिख लो कि बैटरी इज ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ या कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। जहां भी आपने बैटरी कनेक्ट कर दी, उन दो पॉइंट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा। अगर कुछ चार्ज कम ज्यादा होगा तो बैटरी ऑटोमेटिकली उसको मेंटेन कर लेगी। चलो चार्ज बोलो क्या हो जाएगा? व्हाट अबाउट चार्ज? सत्तर ने सारे आंसर भी दे दिए। ठीक है सक्षम, ठीक है मैत्री, चलो बहुत बढ़िया। मुझे लगता है सारे बच्चे आंसर दे सकते हैं, कुछ लोग बस टाइप नहीं कर रहे हैं, है ना? ठीक है चलो कोई बात नहीं। हाँ, Q इज CV, ठीक है, Q इज इक्वल टू CV, तो CV था, अब कितना हो जाएगा? Q डैश C के प्लेस पे KC, है ना, एंड वोल्टेज सेम। ठीक है सक्षम, वोल्टेज सेम, तो दिस इज पहले वाला चार्ज हो गया, तो Q डैश इज KQ। बात समझ आई आपको? चार्ज के टाइम्स हो गया भाई, बैटरी एक्स्ट्रा चार्ज देगी ना। बात समझ में आई आपको? क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ चुका है तो बैटरी को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। Q इज CV, सेम पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए। बात समझो आप, बैटरी को सेम पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। कैपेसिटेंस बढ़ गया एक तरह से, समझ गया ना? तो Q डैश इज KQ। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी? इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो मैं आपसे क्या पूछ रहा था? मैं आपसे पूछ रहा था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा? बिकॉज पोटेंशियल इज कांस्टेंट, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। ठीक है, हाँ ठीक है। या एक तरीका और इसको समझाने का, आप बोलो कि डायरेक्ट्रिक को रखने के बाद जो नई वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी? सिग्मा डैश बाई के एप्सिलॉन नॉट। नहीं, कैपेसिटर का पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं रहता है, कैपेसिटर का पोटेंशियल कम होता रहता है। बताओ ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी आएगा सत्यम, सीरीज पैरेलल सब आएगा। देखो भाई, बहुत से लोग समझो, जब आप बताओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहती है ना, बहुत से लोग आर्गुमेंट करने लगते हैं। अब मतलब आप लोग पूछते हो, इसलिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ क्वेश्चन कि बहुत से बच्चे कहते हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है डायरेक्ट्रिक के अंदर सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। होती नहीं होती है? पहले कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी? पहले थी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना? तो बोला कि कैपेसिटर के अंदर आपको याद होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट होती है। अब आपने इसमें डायरेक्ट्रिक ला दिया, तो डायरेक्ट्रिक ला के रखोगे तो आपको पता है चार्ज भी चेंज हो गया। अरे चार्ज भी तो चेंज हो गया यार, कैपेसिटर पे ज्यादा चार्ज आ गया ना, सिग्मा भी तो चेंज हो गया। ठीक है, तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा डैश बाई के एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा डैश कितना हो गया बताओ? चार्ज भी आपका के टाइम्स हो गया, तो सिग्मा भी के टाइम्स हो जाएगा, के सिग्मा। बिल्कुल, चार्ज के टाइम्स हो गया, अपॉन में भी के आ गया, अपॉन में क्या है? देखो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए। ऐसे भी आप एक्सप्लेन कर लो, है ना, और वैसे भी एक्सप्लेन कर लो, तो दोनों एक्सप्रेशन लिखना कॉपी में। ठीक है, कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। आप मुझे बताओ, अच्छा एनर्जी इज डिक्रीज्ड,
कौन बताएगा मुझे? तो देखिए भाई, एनर्जी के हमारे पास 3 फॉर्मूले हो गए, ठीक है तान्या? एनर्जी के हमारे पास 3 फॉर्मूले हो गए। मैं किसी भी एक फॉर्मूले को यूज करके मैं देख लूंगा कि एनर्जी बढ़ रही है कम हो रही है। तो पहला फॉर्मूला यूज कर लूंगा, हाफ CV²। पहले फॉर्मूले मुझे पता है कि V रिमेन्स सेम, V तो हमारा सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो चुका है, तो कैपेसिटेंस के प्लेस पर एक KC लिख दिया इनटू V²। K को बाहर कर लेते हैं, हाफ CV²। तो आप देख सकते हो कि जो आपकी एनर्जी हो गई है वो कितना टाइम्स हो गई है? एनर्जी आपकी K टाइम्स हो गई है। तो अगर आपकी एनर्जी K टाइम्स हो गई है तो मुझे बताओ एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से आ गई? अरे बैटरी ने तुमको एनर्जी सप्लाई कर दी भाई, बैटरी ने एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया, तो बैटरी ने एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई कर दिया आपको। भाई वैसे तो आपको पता है कि कैपेसिटर की एनर्जी इलेक्ट्रिक को खींचने में खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? अगर कैपेसिटर डायइलेक्ट्रिक को खींच रहा है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, लेकिन एक तरफ से उसको जो एनर्जी कम हो रही है उसको पूरा कौन कर रहा है? पीछे से बैटरी ने उसको और चार्ज दे दिया, तो उसके अंदर और एनर्जी आ गई, ठीक है? वो ज्यादा आ गई है कंपेयर टू क्या जो उसने खर्च की है, ठीक है? तो सिस्टम की एनर्जी के टाइम्स बढ़ जाती है और बैटरी उसको हेल्प करता है एनर्जी को बढ़ाने में। नोट कर लेना, ये जो बैटरी से एक्स्ट्रा चार्ज आया है बैटरी ने वर्क किया है। वर्क डन बाय द बैटरी इन पुशिंग एक्स्ट्रा चार्ज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। अच्छा दोबारा बता दो, डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं ये बता रहा था यार कि हाँ अर्षित, मैं बोल रहा था कि यार सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई, कैपेसिटर के पास एनर्जी बढ़ गई, वो कहां से बढ़ी? तो मैं वो समझा रहा था कि एनर्जी ऐसे बढ़ी कि जो आपकी बैटरी है, बैटरी ने एक्स्ट्रा चार्ज पुश किया कैपेसिटर के ऊपर, बैटरी ने वर्क किया, बैटरी का जो वर्क है, जो बैटरी का वर्क है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? अरे भैया अब तो आवाज आ रही होगी। बात सुन नहीं। अब एक बात तो, अभी जो हम लोग डिस्कशन चल रहा था वो हमारा चल रहा था कि अगर हमने पूरे स्पेस में डायइलेक्ट्रिक स्लैब को भर दिया है, समझे? अगर पूरे स्पेस में डायइलेक्ट्रिक स्लैब को नहीं भरे, थोड़े से स्पेस में भरे तो क्या होगा बताओ? मान लो स्लैब की जो थिकनेस है वो पूरे में ऑक्युपाइड नहीं है, ठीक है, कुछ में ऑक्युपाइड है, ये कैपेसिटर हो गया, ये स्लैब हो गई, थिकनेस T, डिस्टेंस T, है ना? मान लो ये क्वेश्चन होगा, जितने हमने क्वेश्चन डिस्कस किए अभी तक, जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, है ना, आपको पता है वहां पे हर जगह जो आंसर आता वो k टाइम्स बढ़ रहा था, k टाइम्स कम हो रहा था, ठीक है? और वो k क्या था बताओ? क्यों? वो k क्या था? k था आपका कि जितने टाइम्स क्या कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, वही तो था, ठीक है? दैट इज कांस्टेंट। तो अभी देखो, अभी मैं पूरे में नहीं भरा, इतने में भरा है, तो देखो पहले कैपेसिटेंस कितना था? ये पहले था, स्लैब को रखने के बाद इतना हो जाएगा। तो जो आपका कैपेसिटेंस, नया वाला कैपेसिटेंस है, न्यू कैपेसिटेंस, वो 1 अपॉन डिवाइड मारो, इन दोनों को कितना है, इन दोनों को डिवाइड मारो पहले, और जो आपका आंसर में जहां तक किया रहा था वहां ये वैल्यू आएगी। ये आएगा,
मतलब जहां पे आपका के आ रहा था ना, अब वहां पे ये वैल्यू आ जाएगी, समझे? ये बाद का कैपेसिटेंस है, ये पहला वाला कैपेसिटेंस है, उनका रेशियो इतना आ रहा है, इस हिसाब से आपके आंसर आते चले जाएंगे अगर आपने कंप्लीटली फिल नहीं किया हुआ तो। बात समझ आ गई? तुम्हारा डिस्कशन था, ठीक है, कि अगर डायरेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करें, बैटरी कनेक्टेड है और बैटरी डिसकनेक्टेड है, तो वहां पे वो कैसे बिहेव करेगा एनर्जी में, ठीक है, पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन सब बातों में।